नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवान दास माणिक, नृत्य गुरु, रायगढ़ घराना। आज आपके लिए ताल के 10 प्राण विषय लेकर आया हूँ। हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, तो छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने भी संगीत संस्थाएं बंद हैं, तो संगीत विषय, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, नृत्य के विषय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए ताल के 10 प्राण को मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले हम देखेंगे ताल क्या है। ताल जो है गायन, वादन और नृत्य कला को संपादन करने का एक अति आवश्यक अंग है। बिना ताल के हम किसी भी कला की प्रस्तुति की कल्पना ही नहीं कर सकते। ताल हमारे प्राचीन से प्राचीन संगीत को अपने मूल रूप में संजोए रखता है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में ताल के बारे में कहा है, यस्तु तालम न जानाति न सा गाता न वादकः। यस्तु तालम न जानाति न सा गाता न वादकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्यतालावधरम। तालावधरम कहने का तात्पर्य यह है, जो ताल को नहीं जानता, ताल के विषय में जिसे ज्ञान नहीं है, वह न तो गायक है और न ही वादक है। इसलिए सभी कला के विशेषज्ञों को ताल को सभी कलाकारों को ताल को प्रयत्नपूर्ण धारण करना चाहिए। संगीत रत्नाकर में ताल के संबंध में कहा गया है, तालस्थल प्रतिष्ठयामिति धातोर्घिन स्मृतः गीत वाद्यम तथा नृत्यम इतस्ताले प्रतिष्ठिम। कहने का मतलब है, प्रतिष्ठा वाली तल धातु में घन प्रत्यय लगाने पर ताल शब्द बनता है। प्रतिष्ठा वाली या प्रतिष्ठा के अर्थ में तल धातु से घन प्रत्यय लगाने पर ताल शब्द बनता है। गीत, वाद्य और नृत्य तीनों इसमें प्रतिष्ठित होते हैं। किसमें? ताल में। इसीलिए इसे ताल कहा गया है। ताल प्रतिष्ठा, अभी जो प्रतिष्ठा की बात हमने की, तो प्रतिष्ठा है क्या चीज? प्रतिष्ठा का अर्थ है एक सूत्र में बांधना, व्यवस्थित रखना, आधार प्रदान करना और स्थिरता लाना। तो ये ताल जो है हमारे संगीत कलाओं को एक सूत्र में बांध कर रखता है, व्यवस्थित रखता है, आधार प्रदान करता है और स्थिरता देता है। इसलिए ताल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान संगीत कला में है। सामान्य बोलचाल में भी तल का अर्थ, सामान्य जो अपना बोलचाल का अर्थ है, उसमें तल का अर्थ होता है सबसे निचली सतह, निचली वस्तु या अपने ऊपर धारण करने वाली। जो वस्तु सबसे नीचे है और उसके ऊपर बहुत सारी वस्तुओं को रखा गया हो, तो हमारा जो ताल है, वो ताल का जो ठेका है या ताल का जो सतह है, उसके ऊपर हम अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ताल का अत्यंत महत्व। ताल के विषय में ये धारणा भी है कि हमारे नृत्य कला के अधिष्ठाता नटराज भगवान शिव, माता पार्वती द्वारा किए गए नृत्य कला तांडव और लास्य के प्रथम अक्षर, अर्थात तांडव का ता और लास्य का ला, इन दोनों को लेकर ताल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो हमारी कलाएं, संगीत कलाओं
को आधार प्रदान करने का जो प्रमुख आवश्यक अंग ताल है, इस ताल के 10 अंग हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं, संगीतकारों ने इसके 10 अंग बताए हैं और उन्हीं 10 अंगों को ताल के प्राण के नाम से जाना जाता है। ताल के 10 प्राण। तो ये ताल के 10 प्राण क्या है? कालो मार्ग क्रियांगनी ग्रहो जाति कलालयः यति प्रस्तार कश्येति ताल प्राण 10 स्मृताः। अर्थात काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये 10 प्रकार के ताल के प्राण हैं। अब इसमें आइए हम सबसे पहले काल की ओर चलते हैं। इसका जो पहला प्राण काल है वह क्या है? काल मतलब समय। गायन, वादन, नृत्य आदि कलाओं को करने में जो भी समय व्यतीत होता है, जो समय लगता है, उसे काल कहा जाता है। संसार में हम काल की गणना कैसे करते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा, महीना और वर्ष से हमें ज्ञात होता है कि कितना समय निकल गया, कितने महीने निकल गए और किस प्रकार यह वर्ष हमारा चला गया। जैसे घड़ी की टिक टिक से हमें समय का पता चलता है, अपने हृदय की धड़कन से हमें जीवन का पता चलता है कि हम जिंदा हैं, उसी प्रकार ताल में, गायन, वादन और नृत्य कला में काल अर्थात समय को नापने का जो साधन है, माध्यम है, वह क्या है? घन वाद्य। हम अपनी हृदय की धड़कन से अपने जीवन को मापते हैं कि हम जीवित हैं। घड़ी की टिक टिक से हमें पता चल जाता है कि अब इतने मिनट हुए हैं, इतने सेकंड हुए हैं और अब घंटा होने वाला है। लेकिन हम ताल को कैसे मापेंगे? तो जो ताल का जो समय है, ताल में जो समय चलता है काल, उसको मापने के लिए हमारे पास घन वाद्य का प्रयोग प्राचीन काल में करते थे। घन वाद्य का मतलब होता है जो धातु द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं और जिनको बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जैसे मंजीरा, झांझ, इस प्रकार के जो वाद्य होते हैं उन्हें घन वाद्य कहते हैं। कोई भी ताल चलता है तो उसका समय को हम कैसे नापते हैं, लय को कैसे नापते हैं? उसको बजाते हुए नापते हैं। आज भी हमारे जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में इसको देखने को आपको मिल जाएगा। गुरु जो है वो मंजीरे से ताल देता है और उस ताल के आधार पर शिक्षा देता है। भरतनाट्यम में स्टेज शो में भी गुरु मंजीरा लेकर बैठा रहता है, बराबर ताल देता रहता है, टन टन टन, और कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये काल को हम जो है घन वाद्य से मापते हैं, नापते हैं। ताल में अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपाद, इससे काल को हम नापते हैं और इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार की तालों की रचना की जाती है। तो थोड़ा सा लघु, गुरु, द्रुत को भी आप समझ लें। लघु एक मात्रा काल का होता है। लघु जो है वो एक मात्रा काल का होता है। इसका आधा मात्रा काल द्रुत का होता है। मतलब एक से आधी मात्रा कर दें तो वो द्रुत है और एक का चौथाई कर दें तो उसे अनुद्रुत कहते हैं। जैसे एक मात्रा काल, इसका आधा कर दें और इसकी चौथाई कर दें तो ये अनुद्रुत, द्रुत होते हैं। ये द्रुत और अनुद्रुत क्रमशः होंगे। और जब अब आया गुरु, गुरु का मान लघु से दुगुना होता है, अर्थात इसका 2 मात्रा काल का मान होता है। प्लुत जो है वो 3 मात्रा काल का मान होता है और काकपाद 4 मात्रा काल का मान होता है। और इन्हीं लघु, गुरु, प्लुत, काकपाद से हम
अनेकों ताल की रचनाएं होती हैं। अब आते हैं अपन ताल का जो दूसरा प्राण है वह मार्ग। मार्ग का मतलब रास्ता से है। रास्ता की दूरी जो नापते हैं, मतलब रास्ता का मतलब ये है, देखिए मार्ग ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है, इस स्थान से इस स्थान तक जाने का जो रास्ता है उसे मार्ग कहते हैं। इसी मार्ग के द्वारा हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार दो स्थानों के बीच की दूरी को मापा जाता है, जो आम भाषा में जो दो स्थानों की दूरी को मापते हैं, उसी प्रकार ताल में मार्ग के द्वारा ताल की दूरी, उसकी लंबाई, उसके आवर्तन की लंबाई को नापते हैं कि ये जो हमारा ताल चल रहा है, जैसे 16 मात्रा का ताल है, तो एक से अंतिम मात्रा तक ये कितना इसमें वो समय व्यतीत हुआ या रास्ता हुआ, उसी प्रकार इसकी लंबाई का आवर्तन, मतलब कहने का मतलब जो ताल की लंबाई नापने का जो साधन है उसे मार्ग कहते हैं। संगीताचार्यों के मतानुसार मार्ग के 4 भेद हैं। आचार्य भरत ने 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं: चित्र मार्ग, वार्तिक मार्ग और दक्षिण मार्ग। सारंगदेव ने ध्रुव मार्ग का भी उल्लेख किया है। अब इसमें ध्रुव मार्ग जो है 1 मात्रा काल का होता है, चित्र मार्ग 2 मात्रा काल का होता है, वार्तिक मार्ग जो है वो 4 मात्रा का, और दक्षिण मार्ग 8 मात्रा काल का होता है। काल की कला, ये जो मात्रा काल है, ये काल की कलाएं होती हैं इनकी। इन्हीं मार्गों के आधार पर प्रत्येक क्रियामान और फिर उसके आधार पर ताल की कुल लंबाई का माप किया जाता है, उनकी दूरी निश्चित की जाती है, इसे मार्ग कहते हैं। ताल का तीसरा प्राण है क्रिया। क्रिया अर्थात किसी भी कला को कितनी खूबसूरती के अनुसार किया जाए वह क्रिया है। किसी ताल के स्वरूप को दिखाने के लिए जो आचरण हम करते हैं, आचरण मतलब किसी भी ताल के स्वरूप को हम दिखाएंगे, पर दिखाने के लिए हम हाथों का जो संचालन करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी ताल हम दिखाते हैं, मान लीजिए हम 3 ताल दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, धा धिन धिन धा। तो ये 3 ताल की क्रिया हो गई। हाथों के प्रयोग से या हाथों के हलन चलन से तालों का स्वरूप दिखाया जाता है। और ये जो स्वरूप जो है वो 2 प्रकार से दिखाते हैं: सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। तो क्रिया के 2 प्रकार शास्त्र में बताए गए हैं: सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। अब इसमें सशब्द और निशब्द दोनों क्रियाओं के 4 भेद का उल्लेख हमें मिलता है। सशब्द, जो सशब्द है उसमें ध्रुवा, शंपा, ताल और सन्निपात, ये 4 भेद उसके हैं। ध्रुवा में हम जब ताल को स्वरूप दिखाते हैं तो चुटकी बजाते हैं। शंपा जो है उसका भेद, उसमें दाहिने हाथ से आघात करते हैं ताल को बोलते समय। और इसका जो तीसरा भेद है ताल, उसमें बाएं हाथ से आघात करते हैं, पर इसको थोड़ा ऊंचा करके करते हैं शास्त्रों के अनुसार। और जो सन्निपात है इसका चौथा भेद, उसमें दोनों हाथों से ताली लगाते हैं। ये ताल के स्वरूप को इस प्रकार हम सशब्द के अंतर्गत दिखाते हैं। सशब्द मतलब ध्वनि हो, तालों से आवाज करते हुए, हाथों से आवाज करते हुए। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भेद है निशब्द। निशब्द के भी 4 प्रकार हैं: आवाप, निष्क्राम, विक्षेप और प्रवेश। आवाप में क्या होता है? हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों को सिकुड़ते हैं, जैसे हाथ अपन ने ऊपर उठा लिया और उंगलियों को ऐसे ऐसे सिकुड़ते हैं।
निष्क्राम में हथेली नीचे करके उंगलियों को गिनते हैं, निष्क्राम में हाथ को नीचे कर लेते हैं और ऐसे करके उंगलियों को गिनते हैं। विक्षेप इसका तीसरा भेद है। इसमें हाथ का जो ऊर्ध्वमुख था, जो हथेली ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी और उंगलियों, फैली हुई उंगलियों वाला हाथ, जैसे हथेली को ऊपर की ओर करके उंगलियों को फैला के दाहिनी ओर हाथ को ऐसे ऐसे चलाएं, ताल को बरतते हुए धा धीन इस प्रकार, तो वह विक्षेप है। चौथा इसका जो भेद है उसमें हथेली को अधोभाग, अभी हमने ऊर्ध्वमुख किया था, अभी हथेली को अधोभाग कर देंगे और उंगलियों को पुनः संकुचित करेंगे ऐसे करके, तो इसे प्रवेश कहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की जो निशब्द क्रिया है, देखिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं है, इसलिए इसको निशब्द कहते हैं। और जो सशब्द क्रिया है, इसमें कभी चुटकी बजाते हैं, कभी दाहिने हाथ से आघात करते हैं, कभी बाएं से और कभी दोनों हाथ से, इसलिए ये सशब्द क्रिया है, शब्द के साथ और बिना शब्द के। अब आते हैं अंग भेद पर आते हैं। अंग जो है, ताल में काल की गिनती करने के लिए, ताल में काल की गणना करने के लिए प्रयुक्त प्रमाणिक नाप को अंग कहते हैं। इसी अंगों से, मतलब ये जो इन्हीं अंगों से विभिन्न तालों की रचना होती है। अंग के 8 भेद बताए गए हैं। अनुद्रुत, सबसे इसका पहला भेद जो है वो अनुद्रुत है। इसमें ऐसे चिन्ह होता है अर्धचंद्र का, नाव जैसे, और ये चौथाई मात्रा काल होता है। अभी पहले भी इसका उल्लेख किया था हमने लघु के अंतर्गत तो ये चौथाई मात्रा काल का होता है। इसका जो दूसरा भेद है द्रुत, द्रुत के लिए जो संकेत या चिन्ह है वो 0 होता है गोल, और ये आधी मात्रा काल का होता है। एक होता है द्रुत विराम, इसके बाद द्रुत विराम का जो चिन्ह है वो, अब द्रुत का पहले चिन्ह बनाएंगे गोल और उसके ऊपर अणुद्रुत अर्धचंद्र बना देंगे। कहीं कहीं द्रुत के जो चिन्ह है 0, उसमें ऊपर की तरफ ऐसे हलंत लगा हुआ मिलता है, तो ये द्रुत विराम है। इसके बाद चौथा इसका भेद है, वह है लघु। लघु के लिए पूर्ण विराम, सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन, ये चिन्ह है उसका, और ये 1 मात्रा काल का होता है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दूसरा इसका जो आगे जो 5वां भेद है वो लघु विराम है। लघु विराम में लघु का जो चिन्ह होता है, खड़ी लाइन, उसमें हलंत की तरफ लगा देते हैं और फिर या फिर उसके ऊपर अर्धचंद्र लगा देंगे, तो ये लघु का संकेत है। इसके बाद है गुरु। गुरु के लिए जो चिन्ह होता है वो अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है वह गुरु का चिन्ह है। ये 2 मात्रा काल का है। प्लुत, प्लुत जो है वो जो गुरु का चिन्ह है एस, उसी में ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे हरद लगा देते हैं ऐसे करके, तो वह प्लुत है। इसका मात्रा काल 3 होता है। और काकपात जो अंतिम इसका भेद है अंग का, उसका चिन्ह प्लस होता है और वह 4 मात्रा काल का होता है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये संकेत को आप जरा स्टडी कीजिए। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। जो कथक की किताबें हैं, तबला की किताबें हैं, इनमें आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसका जो अगला भेद है 5वां प्राण है ताल का, वह है ग्रह। ग्रह भेद। ग्रह का मतलब होता है किसी चीज को अपने ऊपर ग्रहण करना, धारण करना, पकड़ना। तो ये जो ताल है हमारा, ये ताल की भेद कह रहे हैं हम, ताल के प्राण। जो ताल का जो 5वां प्राण है वो क्या करता है,
जो भी हम संगीत करते हैं, गायन वादन नर्तन, उसको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, अपने ऊपर हमेशा धारण किए हुए रहता है, इधर उधर नहीं जाने देता है। तो ये इसीलिए इसको ग्रह कहते हैं। पर इसकी जो क्या है परिभाषा, इसकी जो परिभाषा मैंने देखी वो संगीत में गायन कला के संदर्भ में मिलता है। तो गायन कला के संदर्भ में क्या होता है कि बंदिश का सम और ताल का सम दोनों एक साथ शुरू करते हैं। मतलब सम से ही, कहने का मतलब ये है कि सम से ही अगर हम गाना शुरू करें या मान लीजिए बजाना शुरू करें तो वह, हाँ पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ये जो ग्रह है इसके 4 भेद हैं। 4 भेद हैं: सम ग्रह, विषम ग्रह, अतित ग्रह और अनागत। तो अभी मैं सम ग्रह की चर्चा कर रहा था। ताल के सम से ही हम गाना बजाना या नाचना शुरू करें और सम पर आकर मिले तो वह सम ग्रह है। विषम ग्रह, विषम ग्रह में प्राचीन समय की जो विचारधारा है वो बता रहा हूँ कि ताल और बंदिश का सम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जैसे धा धिन, तो इनके बीच या कहीं से भी बंदिश उड़ जाए, हम सम पर आए, या हमारा बंदिश शुरू हो गया है और बीच में कहीं से भी ताल उड़ जाए, जैसे मोहे 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 छेड़त श्याम गिरदा, ये यहाँ पर सम है पर बंदिश उससे पहले उड़ गई। इसी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो विषम ग्रह माना जाता है। अतित ग्रह क्या होता है, ताल शुरू हो गया है और ताल शुरू होने के बाद किसी और मात्रा से, जैसे 5वीं मात्रा से, 9वीं मात्रा से हम बंदिश शुरू करते हैं और सम पर आते हैं, तो उसे अतित ग्रह कहा गया है। लेकिन हाँ, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं अनाघात। और अनाघात ये प्राचीन परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ मैं। अनाघात जो ग्रह है वो ग्रह सम से पहले 2-3 मात्रा पहले शुरू हो जाता है। जैसे 13वीं 14वीं मात्रा से बोल शुरू हुआ और वो सम पर आया। ये गायन के हिसाब से जो प्राचीन हमें अवधारणा मिलती है ग्रह भेद की। पर हम लोगों ने जो सीखा अपने गुरु जी से, देखिए मैंने पंडित कल्याण दास महंत जो रायगढ़ घराने के दरबारी नृत्य गुरु थे, नर्तक थे, उनसे शिक्षा ली नृत्य की। और पंडित गोविंद देशमुख जी जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में तबला के प्राध्यापक थे, उनसे मैंने तबला भी सीखा है। बहुत अच्छे विद्वान थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ तबले में सिखाया है। और जो हम आजकल जो चर्चा करते हैं इन गुरुओं की ही कृपा का फल है जो आपके सामने हम इस प्रकार की बातें रख पा रहे हैं। तो गोविंद देशमुख जी और मेरे गुरु पंडित कल्याण दास जी, इन दोनों ने जो मुझे ग्रह भेद के बारे में बताया वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे जो आम आजकल ये ग्रह भेद प्रचलित है, सम से हम शुरू करते हैं और सम पर ख़त्म करते हैं, वह सम ग्रह है। विषम ग्रह हम लोगों ने जो शिक्षा पाई, सम से हम शुरू करते हैं और आने वाले सम को नहीं दिखाते हैं, उसको अपने अंदर छुपा के रखते हैं और दर्शकों को पता हो जाता है कि सम आ गया। जैसे धागे तिटे धागे तिटे धागे तिटे धागे तिटे गति गिरना तिटे गति गिरना गति तिटे कर धागे तिटे गति गिरना धा 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 तिटे गति गिरना धा 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 तिटे गति गिरना धा धा। ये लास्ट सम हमने नहीं बोला पर वो सम का आभास हो गया। तो इस प्रकार की जो रचना है वो विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। अतीत में क्या होता है, सम बीत जाने के बाद हम सम मारते हैं, जैसे धा दिन दिंदा जो लास्ट का 16 मात्रा खत्म होने के बाद जो पहला मात्रा सम का आता है, उसके बाद 1.5 मात्रा पर या 2 मात्रा पर, मतलब सम के 1 और 2 मात्रा के बीच में हम अगर सम दिखाते हैं तो वह अतीत ग्रह है। अनागत ग्रह जो है वो सम से पहले मतलब 16.5 मात्रा पे, सम आने से पाव मात्रा आधी मात्रा पहले सम दिखाते हैं,
वह अनागत ग्रह है। अनागत। अब हम अभी दो गुरुओं की मैंने बात आपको कही, दोनों गुरुओं की एक एक अनागत आपको सुना। लीजिए पहले गोविंद देशमुख जी की अनागत लेते हैं, गुरु जी की। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तदिन तदित्तकृतता दिनकृतता 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 दिन दिन ना 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 तदिन तदित्तकृतता दिनकृतता 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 ना दिन दिन ना। ये अब मैं अपने गुरु कल्याणदास जी की बंदिश सुनाता हूँ, अनागत। ये उनको बहुत प्रिय थी। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तक दिंग दिंग तक दिगन दिगन तक दिगदा दिन तक तक हद का तिरदा दरदे तन्नदा दिगन अनागत दिन दिन ना दिन दिन ना। ये इस प्रकार के जो बंदिशें हैं ये अनागत ग्रह है। तो मैंने वर्तमान संदर्भ में आपको ग्रह भेद बताया और यही आजकल प्रचलित है। सम विषम अतीत अनागत। ग्रह के बाद है जाति, जो ताल का छठवां भेद है। ग्रह जाति। जाति जो है ताल में जो हम बंदिशों का प्रयोग करते हैं, वो बंदिशों की जो चलन है, किस प्रकार से बंदिश अपनी यात्रा कर रही है, सम से शुरू होकर कितने उसमें लय बन रहे हैं, उसी लय को ताल की जाति के रूप में बनाया गया है, उन्हीं लयों को। और ये 4 प्रकार के जाति भेद हैं, ये 5 प्रकार के जाति के भेद हैं। पहली जाति है चतस्र जाति, दूसरा तीसरा मिश्र, चौथा चतस्र, तीसरा मिश्र, चौथा है खंड जाति और 5वां है संकीर्ण जाति। जो चतस्र, तीसरा, मिश्र, खंड और संकीर्ण। अब आइए हम चतस्र जाति की बात करते हैं। चतस्र जाति मतलब 4-4 मात्राओं की खंड वाली, 4-4 मात्राओं से विभाजित होने वाली, जो एक समान चाल से चलने वाली लय है, वह चतस्र जाति होता है। यह चतस्र जाति के अंतर्गत आता है। जैसे धागे तिटे तागे तिटे धागे तिटे तागे तिटे गदा तिटे धागे तिटे गदि गन नागे तिटे धागे तिटे गदि गन नागे तिटे गदि धेत तगन धेत। इस प्रकार जी चलन है, इस जो परने हैं या कोई भी बंदिश है, वो चतस्र जाति है। और इसकी त्रिविध लयों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। त्रिविध लय क्या है? ये विलंबित लय में भी इसको हम कर सकते हैं, मध्य लय में भी इसको करेंगे और द्रुत लय में भी। अब वो अपनी सुविधा करो से, जैसे देटा देटा धागे तेटा कर धा तेटा धागे तेटा कर धा तेटा कर धा तेटा कर धा तेटा। इसी परन को मध्य लय में देटा देटा धागे तेटा कर धा तेटा धागे तेटा कर धा तेटा कर धा तेटा। और इसको द्रुत लय में धेट धेट धागे तेटा कर धा धागे तेटा कर धा तेटा कर धा तेटा कर धा धागे तेटा कर धा दिग कर धा दिग कथा कथा कहने के धागे तेटा कर धागे कथा कथा कहने धेट तक न धेट तक न धा कथा कथा कहने तक न धेट तक न धेट तक न धा कथा कथा कहने तक न धेट तक न धेट तक न धा। तो वो कलाकार की क्षमता के ऊपर है कि वो किस प्रकार उसे व्यक्त कर पाता है। चतस्र जाति के बाद हम आते हैं तीसरी जाति पर। तीसरी जाति मतलब 3-3 मात्राओं से विभाजित होने वाला बंदिश। इसे हम आड़ लय भी कहते हैं, तिरछी चलती ये सांप की चाल की भांति। तो ये तीसरी जाति के अंतर है। और तीसरी जाति का उदाहरण क्या है? धातर का देखेट धातर का देखेट धा कर धाते धातर का देखेट तिटे 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 धातर का देखेट दिट धा दिट धा 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 दिट 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 धातर का देखेट धा धागर तक दमुर तक धागर तक दमुर तक धागर तक दमुर तक धागर तक दमुर तक ता 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 दिन 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 थुन थुन थु ना 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 त्रांग 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 तकत 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 तक। ये ऐसी जो बंदिश है, जो उसमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की लचक होती है, आड़ की बोध कराता है, वह तीसरी जाति के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है, इसके बाद है मिश्र जाति। मिश्र जाति 7 मात्राओं से विभाजित होता है, जिसमें 7 मात्राओं का चलन होता है। अपन रूपक मान ले, ताल रूपक 3-3 ना दिन ना दिन ना धा तीट धा धा तीट धा तीट धा धा तीट।
धग न धग धागे न धागे तीट धाग न धाग तीट। अभी मैंने त्रिविध लय की चर्चा की थी ना, ये विलंबित लय में चल रहा है। हर जाति में त्रिविध लय हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। देखिए तो धग न धग तीट धग न धागे तीट कर दिन दिन नग न नगे तीट कति कत कत कति कत कत धा कृदान धन धा कृदान धन धा कृदान धन धा। ये मिश्र जाति में इस प्रकार के बोल होते हैं। तावथुंगा तगिट थुंगा तगिट तक दिगिट तक थोंग तगिट तक दिगिट तक थोंग ता थोंग तग दिगिट तक दिगिट तक तग दिगिट तक तग। ये मिश्र जाति के उदाहरण है। अब आता है खंड जाति। खंड जाति देखिए चतस्र तिस्र और मिश्र ये तो आम प्रचलित हैं, पर खंड बहुत कम देखने को मिलता है और संकीर्ण तो देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत विद्वता की चीजें हैं। तो खंड जाति जो है वो 5 मात्राओं से विभाजित होता है। 5 मात्रा मान लीजिए झपताला का अंग है धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना। इस प्रकार के जो चलन वाली बोल होती हैं वह जो है खंड जाति के अंतर्गत आता है। दा धा धा के टगिन धा धा के टगिन घेति टगे तिरगिट तक क्रान कतिन कत नगद किड़िन तिरगिट तक धा तिरगिट तक किड़िन तिरगिट तक धा तिरगिट तक किड़िन तिरगिट तक धा तक तकिट तक तकिट धाति धातिट ताति तातिट। ये इसका चलन होता है खंड जाति का। अंतिम जाति है संकीर्ण। ये 9 मात्राओं से विभाजित होता है। ये बहुत ही कम देखने को, कभी कभार ही इसके दर्शन होते हैं। मैं एक संकीर्ण जाति का बोल आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये होता है। ये हमारे रायगढ़ घराने की बंदिश है, महाराजा चक्रधर सिंह जी की रचना है और इस बोल का नाम ही उन्होंने नवरस रखा है। नवरस क्यों रखा है? इसमें 9 का वजन, 9 का जो चाल है या 9 का हमें आनंद, 9 का रस मिल रहा है। गिरगिन दिट धाति टिका तिट धगन कत दिदा तिट कत दादा दिट गेट गेट तिट तिट गेट गेदिन कत तगिट तरदे तगिट कृदत धगट कृदन धगट तगिट गद गन नगदे कृदत दे धाति तगन दान दा तगिट दान दा। इस प्रकार ये बंदिश है। तो हम जाति हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगला जो भेद है इसका कला। ताल का जो अगला प्राण है वह है कला। और कला शब्द का अनेकों अर्थ हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। अंश, किसी चीज का छोटा सा अंश या भाग या हिस्सा। जैसे कि मान लेते हैं अपन चंद्रमा 16 कलाएं पूर्ण है और उसकी एक एक कला को हम एक एक जो उसका अंश है उसको कलाओं के रूप में देखते हैं। 1 कला, 2 कला, 3 कला, ये कला है। अभिव्यक्ति का माध्यम, संगीत में कला मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम। हम संगीत में गायन, वादन, नृत्य के रूप में, नाटक के रूप में इन कलाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो मतलब संगीत की भाषा से देखें तो हम अपनी कला की खूबसूरती कितनी अच्छी तरीके से, कितनी खूबसूरती के साथ दर्शकों को उसकी रसानुभूति करवा सकते हैं, वह कला है। अब आइए लय। इसका जो अगला भेद है वो लय है। लय का मतलब होता है लीन हो जाना। लय में अगर आप लीन हो गए तो आपकी कला सफल हो गई। विश्रांति लेना और ठहराव होना, ये सब लय के अंतर्गत होता है। अब हम क्या कहते हैं, हम बताते हैं आपको ठहराव क्या है। तो 1 और 2 ये दोनों मात्राओं की जो बीच की दूरी है उसे ठहराव कहा जाता है। जैसे धा, दिन, ये जो बीच में हमने विश्राम लिया, विश्रांति ली, वही ठहराव है। और इसी ठहराव से अनेकों प्रकार की लय बनती हैं। अब इसको आमतौर पर 3 प्रकार से बनाया गया है या बताया गया है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय में ठहराव ज्यादा होता है। धा, दिन, दिन, धा, धा, ये विलंबित लय है। थोड़ा सा ठहराव कम कर दें बोलों के बीच की दूरी का तो वो हो गया मध्य लय। धा, दिन, दिन, धा। ठहराव को और कम कर दें, विश्रांति और कम कर दें
तो वह है द्रुत लय, धा धिन धिन धा धा धिन धिन। तो विलंबित मध्य द्रुत, इसका कैसे इसको हम तय करते हैं? बोलों के बीच की दूरी को, बोलों के बीच के दूरी के ठहराव के आधार पर इन लयों को मापा जाता है। अब मैं चर्चा करता हूं लय के बाद क्या है, यति। लय की गति को यति कहते हैं। ये जो अभी मैंने विलंबित मध्य द्रुत आपको बताया, ये अनेकों प्रकार से इसकी गतियां होती हैं, अनेकों प्रकार की चलन होती हैं। इसी गति को हम यति कहते हैं। और विद्वानों ने इसके 5 प्रकार बताए हैं। मृदंगा, समायति, श्रोतागता या श्रोतावाह। श्रोतागता या श्रोतावाह अलग अलग नाम मिलते हैं शास्त्रों में, पर है एक ही चीज। समायति, श्रोतागता, मृदंगा, पिपीलिका और गौपुच्छा। अब आइए देखते हैं समायति क्या है। समायति मतलब वही चतुस्र जाति, ठीक है ना, मतलब एक समान चाल से चलने वाला जो बोल है शुरू से लेकर अंत तक, वह समायति के अंतर्गत आता है। ये समायति है, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा है श्रोतागता या श्रोतावाह। नदी के उद्गम, जिस प्रकार नदी के उद्गम शुरू में वो छोटे रूप में होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विशाल रूप लेकर और नदी जो है ना पूरे संसार में या पूरे दुनिया में बहने लगती है, उसी प्रकार के चलन वाली लय वाली बोल जो प्रारंभ में विलंबित लय से शुरू होकर धीरे धीरे उसकी लय बढ़ती जाए और अंत में इतना प्रस्तार, इतना विस्तार हो जाए, जैसे रेला वेला में हम किसी चीज़ के विस्तार करते हैं, प्रस्तार करते हैं, उस प्रकार के चलन वाली जो बोल है वो श्रोतावाह या श्रोतागता के अंतर्गत आता है। जैसे कि धा गे तीट, ता गे तीट, ग धी गन, ना गे तीट, धा गे तीट, ता गे तीट, ग धी गन, ना धान धिकिट, धागे तिट, तट, ग धी गन, धा त्रिकट तक, ता त्रिकट तक, धीर त्रिकट तक, ता त्रिकट, ऐसे बोलों का विस्तार होता जाता है इसमें श्रोतागता में। अब आते हैं समायति श्रोतागता। मृदंगा, मृदंग का आकार का बोल। मृदंग आपने देखा ही होगा, जो पखावज बजता है, इधर से चौड़ा होता है लेफ्ट साइड से, फिर वो थोड़ा और चौड़ा होते होते बीच में एकदम चौड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा वो पतला होते होते वो अंत में खत्म होता है। तो जो पखावा इस प्रकार का, अपन इसमें पहले थोड़ा द्रुत मध्य लय से इसका स्टार्ट करना चाहिए, बीच में जाके विलंबित लय हो जाए और अंत में द्रुत की लय में जिस बोल का समापन हो वह मृदंगा यति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार पिपीलिका यति है। पिपीलिका, चीटी, पिपीलिका, चीटी को पिपीलिका कहते हैं। चीटी कभी तेज तेज भागती है, कभी रुक जाती है, कभी धीरे चलती है। और इसके जो पिपीलिका यति में जो बोलों का जो चयन होता है वो धीरे गिने धीरे गिने धीरे गिने धीरे गिने धीरे धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, ये इस प्रकार पिपीलिका यति में प्रयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे धीन गिने तक तक, धीन गिने तक, धीन गिने गड़ा तक, धीन गिने न दिगने न तक, माने चीटी जा रही है, कैसे जा रही, धीन गिने तक तक, धीन गिने तक, धीन गिने गड़ा। अब एकदम सुर रुक गई, कहीं उसको कुछ लगा तो तक धीन गिने गड़ा तक, धीन गिने न दिगने न तक, कभी उधर गई कभी इधर गई, तो धीन गिने तक तक, धीन गिने तक, धीन गिने गड़ा तक, धीन गिने न दिगने न तक तक, धीन गिने तक, धीन गिने गिने न धीन गिने तक, धीन कहते धीन गिने तक। इस प्रकार की जो बंदिश होते हैं, धीरे धीरे गिर तक, धीरे धीरे गिर तक, धातरी गिर तक, धीरे धीरे गिर तक, धीरे तक, ये पिपीलिका यति के अंतर्गत आते हैं।
अब अंत में है गौपुच्छा। गाय की पूछ ऊपर से मोटी होती है, फिर पतली होती होती क्रमशः एक गुच्छे के रूप में, बालों के गुच्छे के रूप में समाप्त होता है। इसी प्रकार की जो बोल है, शुरू में विलंबित लय हो, फिर क्रमशः वो मध्य लय होते हुए द्रुत लय पे जाके धा के रूप में खुल जाए लास्ट में, तो वह गौपुच्छा यति के अंतर्गत आता है। ये अब हम ताल का जो 10वां प्राण है प्रस्तार, हम अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। प्रस्तार क्या है? प्रस्तार का मतलब होता है विस्तार। किसी भी चीज़ का विस्तार हम अपनी प्रतिभा, कला प्रतिभा के द्वारा कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, कितनी सुंदरता ढंग से करते हैं, दर्शकों को कितना आनंद की अनुभूति करा सकते हैं, वही प्रस्तार कहलाता है। उदाहरण के लिए तबला में हम पेशकार, कायदा, रेला के अनेकों पलटे का विस्तार करते हैं, उसमें भी अनेकों प्रकार की चमत्कारिक बातें पैदा करते हैं। ये सब जो है तत्कार के अंतर्गत, हम डांस में हम लोग नृत्य वाले तत्कार करते हैं, कथक की बात कर रहा हूँ, उसमें अनेकों प्रकार की घुंघरू की लयकारी में चमत्कारी करते हैं, कितने सुंदर सुंदर लयकारियाँ दिखाते हैं। मतलब अपनी जो वो एक लय उन्होंने पकड़ा, उसी लय को अनेकों प्रकार से विस्तार करना, ये सब प्रस्तार के अंतर्गत आता है। तो इसको मैंने वर्तमान संदर्भ में बताया और इसी संदर्भ में आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ प्रचलित है। आशा है मेरा जो ये वक्तव्य हो किया भी मैंने वक्तव्य दिया, आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई शंका हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हम शंकाओं का समाधान अगले जो अपना वीडियो आएगा अन्य विषय से संबंधित, उसमें हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये जो वीडियो बनाना, ये जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने का जो कार्य शुरू किया है, ये केवल आपके लाभ के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, शिक्षण संस्थाएं, और जैसे ये खुलेंगे, आपकी परीक्षाएं होंगी, तो आप कुछ तो इससे लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।